हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। आज हम लोग जीएस पेपर 2 मेंस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ठीक, इससे मेंस में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इधर पे प्राइम मिनिस्टर का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हुआ एसएचजी से, और वो चाहते हैं एसएचजी के थ्रू वुमेन डेवलपमेंट हो, और उसके थ्रू हम जो उनका कई कई बार उनको इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है, डिस्पैरिटी फेस करनी पड़ती है, उसको भी एक तरफ तो हम कम करेंगे ही, और महिलाओं के माध्यम से हम वुमेन लेड डेवलपमेंट करके एक तरफ तो हम वुमेन एम्पावरमेंट करें, और दूसरा उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करके उनके गांव का, गांव से शहर का, शहर से प्रदेश का, प्रदेश से देश का विकास करें। यानी कि वुमेन लेड डेवलपमेंट से हम नारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए आत्मशक्ति, और आत्मशक्ति से देश शक्ति तक का जो सफर है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सरकार का प्राप्त करने का एक मतलब तरीका है, ठीक है, या उद्देश्य है। और हम ये भी देखते हैं कि अगर सब पॉलिटिकल माइलेज भी देखें तो पॉलिटिकल माइलेज भी अच्छा है, लेकिन हमें यहाँ पॉलिटिक्स की नज़र से देखना नहीं चाहिए कि आने वाले समय में जैसे कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट परसिमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, उसमें 33% जो सीटें होंगी केंद्र और राज्य में, लोअर हाउस में, वो उनके लिए रिजर्व की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं सरकार का उद्देश्य है कि चाहे सामाजिक परिवेश हो, आर्थिक परिवेश हो, राजनीतिक परिवेश हो, तीनों ही क्षेत्रों में महिलाओं को प्रमुखता में रख के कैसे देश का विकास किया जाए। ठीक है, तो उसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हम प्योरली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को देखेंगे। तो क्या हमें पता होना चाहिए? एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और इश्यूज क्या है ये पता होने चाहिए, उनका इंपॉर्टेंस क्या है ये पता होना चाहिए, अभी तक के स्टेप्स क्या लिए गए हैं, और जो कुछ कमी रह गई है ये उसके रेक्टिफिकेशन के लिए क्या हो सकता है, यानी वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो ये 5 आयाम अगर हमें पता है तो हम आसानी से आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर केस स्टडीज मेंशन करना बहुत जरूरी है। जो भी ऐसे टॉपिक हो जो सोशल इश्यूज को टच करते हो, उनमें हमें केस स्टडीज जरूर मेंशन करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले हमारे पास एक बहुत आसान शब्दों में एक प्रभावशाली डेफिनेशन होनी चाहिए। ये क्या है? क्या होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप? दीज आर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, सामुदायिक संगठन होते हैं, वॉलंटरली फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पज फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग देयर एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। यानी क्या हो गया, ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉलंटरली फॉर्म्ड हुए हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा। उनका एक कॉमन पर्पज है। वो पर्पज क्या है कि वे पहले स्वयं की और अपने माध्यम से दूसरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं। यानी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरली फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग सेल्फ एंड अदर्स सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक, दे आल्सो act as a link between the 4 P's like आपका people हो गया, public हो गया, पंचायत हो गया, एंड people हो गया, पंचायत हो गया, पब्लिक हो गया, एंड प्राइवेट हो गया। ये चारों सेक्टर के बीच में लिंक के काम करती है। ये हमारी डेफिनेशन बहुत आसान शब्दों में प्रभावशाली होगी। फिर हम देखते हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला हमने इंपॉर्टेंस क्या देखा, लिंक, दे क्रिएट लिंकेज बिटवीन द 4 P's। 4 P's में क्या आ जाएगा? पब्लिक आ गया, प्राइवेट आ गया, पंचायत आ गया, और प्राइवेट आ गया, वो सबको लिंक करते हैं। दूसरा, माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। कैसे? इससे हम और कैसे पॉइंट्स डिराइव कर सकते हैं कि अगर माइक्रो फाइनेंस को इससे प्रमोशन कैसे हो सकता है। क्या आपने देखा होगा कि वो अपने एक कलेक्टिव वे में कुछ जो अपनी सेविंग्स होती हैं उसको डिपॉजिट करते हैं, और जितनी उनकी सेविंग्स होती है, मान लीजिए कि 5 महिलाएं हैं, 10 महिलाएं हैं, उन्होंने 5-5 हजार में लाया, तो ऐसा करके 50,000 हुआ। तो इसी 50,000 के बराबर सरकार उनको दे देती है, जिसे हम लोग मैचिंग ग्रांट बोलते हैं। तो 50,000 इन महिलाओं के द्वारा और 50,000 सरकार के द्वारा, इस तरीके से 1 लाख रुपए की सेविंग्स हो गई। फिर 1 लाख रुपए में से वो जो समूह की महिलाएं हैं या जो एसएचजी के मेंबर्स हैं, वो कोई छोटा मोटा काम, अपना ट्रेनिंग वगैरह छोटा मोटा कोई काम शुरू कर सकती है। तो माइक्रो फाइनेंस कैसे काम करता है? तो इससे क्या होगा, इजी एक्सेस टू क्रेडिट, आसानी से क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, उससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है, ये हो गया। फिर सोशल कैपिटल उससे जनरेट होती है। सोशल कैपिटल कैसे जनरेट होगी कि इससे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, इससे उन महिलाओं का सोशल एम्पावरमेंट होगा,
इससे उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, और जब सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो जाएगा तो उनको रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाएंगी, तो उनको जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा। यानी कि ये जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं सोशल कैपिटल वाले को, कि इससे उनका पहले जैसे हम इससे कर सकते हैं, सोशल कैपिटल, इंक्रीज्ड सोशल कैपिटल इज इक्वल टू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्लस सोशल एम्पावरमेंट इक्वल टू सोशल रिकॉग्निशन इज इक्वल टू इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना। फिर वुमन लेड डेवलपमेंट, जो एसएचजीज हैं उसमें से 88% जो एसएचजीज हैं वो वुमेन लेड है। तो अगर महिलाओं की भूमिका को प्रमुखता में रखा जाएगा तो एसएचजी भी ग्रो करेगी, यानी या एसएचजी ग्रो करेंगे तो कहीं ना कहीं महिलाओं का भी सशक्तिकरण होगा। तो ये जो डेवलपमेंट होगा ये वुमेन लेड डेवलपमेंट होगा। इसमें आप अपना फैक्ट दे सकते हैं कि एट प्रेजेंट 88% एसएचजीज आर रन बाय द वुमेन। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट होगा एसएचजीज के थ्रू कैसा होगा, वुमेन लेड डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन इनका स्वयं का भी होता है, ये दूसरों का भी कराते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनमें से जो महिलाएं हैं वो बैंक सखी काम कर रही है। बैंक सखी क्या करती है, यानी जो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे गांव के लोग बैंक नहीं जा पा रहे हैं, बूढ़े हैं या कुछ भी रीजन है, तो वो उनके डिपॉजिट्स लेके वो बैंक पे जाके डिपॉजिट कर देते हैं। अगर उनका विड्रॉल भी करना है तो बैंक के थ्रू उनका विड्रॉल भी करवाते हैं। तो चाहे वो डिपॉजिट हो, चाहे क्रेडिट जनरेट करना हो, चाहे डिपॉजिट करना हो, दोनों तरीके की हेल्प करते हैं। यानी बैंक सखी के माध्यम से वो सरकार की योजनाओं को भी लागू करवाते हैं। बहुत सारी जो सरकारी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे प्रधानमंत्री आपका जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट्स हैं उनको खुलवाने में बैंक सखी यानी वुमेन लेड जो एसएचजीज है उनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन था उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है ना, और जो जल जीवन मिशन है उसको सक्सेसफुल बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हमने क्या देखा को फाइनेंशियल इंक्लूजन करते हैं। तो कैसे करते हैं, बैंक सखी के थ्रू जो आम आदमी है उसको बैंक से कनेक्ट करते हैं और प्रधानमंत्री जनधन योजना को खुलवाने का हेल्प करते हैं। दूसरा, ये जो इस काम के लिए जो बीच में इंटरमीडिएटरीज होते थे, बिचौलिए होते थे, उसको उन्होंने समाप्त किया। थर्ड, इन्होंने सेविंग्स को भी प्रमोट किया। अभी तक हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वुमेन लेड है लगभग 47,000 करोड़ की सेविंग्स कर चुके हैं। तो ये जो सेविंग है बैंक जाएगी, बैंक ही किसी को लेंड देंगे तो ये इन्वेस्टमेंट होगा, इससे बैंक अपना इंटरेस्ट कमाएगा, राइट। फिर उससे बैंक की अपनी एसेट और कैपिटल बढ़ेगी, जिससे मार्केट में लो इंटरेस्ट रेट पे हमारे जो क्या बोलते हैं उनको, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, तो जब बैंक की इनकम बढ़ेगी, है ना, तो क्या होगा, इससे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी वो लोग हिचकिचाएंगे नहीं और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी अच्छे से हो पाएगी। और सबसे बढ़िया, घर में जो पैसा दबा हुआ था वो मोबिलाइज हो गया, यानी कि जो मनी था वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, यानी 47,000 करोड़ की सेविंग्स। फिर लो कॉस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, ये बहुत सारे ऐसे काम करती हैं जो बहुत लो कॉस्ट में फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बिचौलिया होता तो यही सब काम करवाने के ज्यादा पैसा लेता, लेकिन ये लोग बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे ये सब काम करती है। तो लो कॉस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज भी हो गया। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लगभग 14 करोड़ फैमिलीज हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसएचजी से जुड़े हुए हैं। तो अगर मान लीजिए कि 14 करोड़ फैमिली में से अगर एक लोग को भी रोजगार मिला हुआ है तो आप ये मान लीजिए कि कम से कम 1 करोड़ लोगों को तो डायरेक्टली रोजगार मिल रहा है और इनडायरेक्टली रोजगार मिल रहा है 14 करोड़ लोगों का। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 14 करोड़ फैमिलीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली से जुड़ी हुई है। और जब गांव के लेवल पे रोजगार मिल जाएगा तो जो गांव से शहर की ओर पलायन होता है ना, जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है, उस डिस्ट्रेस माइग्रेशन को भी रोका जा सकता है ना। एंड ये क्या है हमारा TDE, ठीक है, छोड़िए। अब आते हैं इश्यूज में। इश्यूज क्या क्या, ये तो हमने देख लिए, उनका डेफिनेशन देख लिया, इंपॉर्टेंस क्या है वो हमने देख लिया, और जहां भी हमको जरूरत हो हमने फैक्ट भी वहां पे मेंशन किया है ताकि हम अपनी बात को साबित कर सके। अब आते हैं इश्यूज में। तो देखा होगा कि जो एसएचजीज होते हैं वो काम छोटे स्केल पे करते हैं और ज्यादातर एसएचजीज छोटे स्केल पे ही रह जाते हैं, जबकि आइडियली होना क्या चाहिए कि आपने शुरुआत तो छोटे स्तर पे की, उसको मीडियम और फिर लार्ज स्केल पे ले जाए। लेकिन हमारे जो एसएचजीज है, ठीक, वो इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं कर पाते, मतलब छोटे लेवल से शुरू किए और अंत तक वो छोटे स्तर पे ही बने रहे। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल इज अ प्रॉब्लम, है ना। फिर पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी कैपेसिटी भी बहुत
स्ट्रांग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उसके बहुत सारे रीजन हैं कि जैसे उनके पास एडिकेट फंड्स नहीं होते हैं, जैसे उनके पास एडिकेट ट्रेनिंग नहीं होती है, मार्केट एक्सेस उतना बेहतर नहीं होता है, क्योंकि जैसे अर्बन एरियाज के लोग हैं वो प्रोडक्ट खरीदते हैं जो बड़ी कंपनीज बनाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें ये फील कराना होता है सोसाइटी को कि हम महंगे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो वो रईसी उसमें झलकती है। तो पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, ठीक है। लो लेवल ऑफ अवेयरनेस, ये भी एक मसला है कि बहुत सारे अभी भी हमारी बहन बेटियों को जो गांव में रहती है उनको एसएचजी के बारे में नहीं पता है। ये जो सक्सेस स्टोरी है ये तो कुछ की ही आती है, राइट। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे एसएचजी प्रधान तक ही सीमित है और अभी तक वो गांव में पहुंची, मतलब सही मायने में नहीं पहुंची। इनएडिकेट फंड्स एंड ट्रेनिंग, जैसे हमने कहा ना कि उनके पास फंड्स की भी कमी है और ट्रेनिंग की भी कमी है, क्योंकि वो कैसे काम करते हैं, उनकी अपनी जो खुद की सेविंग्स होती है पहले वो उसे डिपॉजिट करते हैं, फिर उसमें गवर्नमेंट मैचिंग ग्रांट देती है, तो इसमें मसला आता है कि बहुत छोटा अमाउंट वो इकट्ठा कर पाते हैं। फिर अनसस्टेनेबल मार्केट एक्सेस, चूंकि उनके पास इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं होता है तो उनका जो मार्केट साइज होता है वो बहुत कम होता है। जैसे उन्होंने अपने गांव से काम शुरू किया तो 1-2 गांव या 4 गांव यहीं तक सीमित रह जाते, जबकि अगर इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा तो उनका मार्केट पेनिट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। फिर आपका पुअर लिटरेसी रेट, बहुत सारी हमारी बैंक सखीज हैं वो नई टेक्नोलॉजी को अभी इम्बाइब करने में थोड़ा उनमें हेजिटेशन है, क्यों? उनका लिटरेसी रेट उतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा डीप रूटेड करप्शन इन द ब्यूरोक्रेसी, जैसे हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो हर छोटा बड़ा काम के लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं। अब चूंकि ये जो महिलाएं हैं 4,000-5,000 रुपए की डिपॉजिट करके काम शुरू करती हैं तो उनके पास इतना फंड नहीं होता कि उन्हें घूस भी दे सके अधिकारियों को, तो वो कहीं ना कहीं उनके काम को डिले करता है, और जब वो काम को डिले करता है तो कई बार ये होता है कि डिले होने की वजह से उनका जो पर्पस था पर्पस ही डिफीट हो जाता है। फिर आता है लैक सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट्स एंड कोलेट्रल, इनके पास क्या होता है कि जैसे आप बैंक जाते हो तो आपको अगर बड़ा लोन चाहिए तो आप उसमें कोलेट्रल मांगते हैं, गिरवी रखने के लिए कुछ होना चाहिए। अब चूंकि ये इतने छोटे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आती है, इनके पास कोलेट्रल नहीं होता है, तो कोलेट्रल ना होने की वजह से इनको लोन मिलने में भी दिक्कत होती है। दूसरा, इनके जो आपस के सेविंग्स के डिपॉजिट्स होते हैं उसमें भी सिक्योरिटी नहीं होती है। क्यों? मान लीजिए उस समूह की जो अध्यक्ष है अगर उसकी ही नीयत खराब हो जाए तो कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं है कि जिसके आधार पर वो कह सके कि हमने तुमको पैसा दिया था, तो उनका जो आपस का भी डिपॉजिट है वो भी सेफ नहीं है। ये हमने क्या देख लिया, इश्यूज थे। अब हम आते हैं इनका रोल क्या है। तो हम वैसे तो कई तरीके का रोल प्ले करते हैं, मगर हम इसको अपनी सुविधा के लिए 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। उनका सोशल सेक्टर में रोल क्या है और इकोनॉमिक सेक्टर में रोल क्या है। सोशल सेक्टर में क्या है, वॉइस टू मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो समाज का वंचित वर्ग है उसके लिए आवाज उठाते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो उन महिलाओं के लिए काम करते हैं जो सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड है ना, वो ऐसी महिलाएं हैं जिनके लिए बहुत लोग, बहुत प्लेटफॉर्म नहीं आवाज उठाने वाले, उनके लिए आवाज बन के आते हैं, उनके मुद्दों को ये मीडिया पे लाते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, उनके लिए सरकार से पैरोकारी करते हैं, राइट। तो दे आर वॉइस टू द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सेकंड क्या आता है, इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उनकी इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे उसका जीता जागता उदाहरण है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना को सफल बनाने में हमारे जो ये वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, स्वच्छ भारत मिशन को एक मास मूवमेंट या जन आंदोलन बनाने में उसकी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और स्वयं प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है कि जल जीवन मिशन की सफलता के पीछे भी ये जो वुमेन लेड एसएचजीज है इनका बहुत बड़ा योगदान है ना। फिर हम आते हैं सर्विंग नीडी, जो समाज के सबसे दबे कुचले लोग हैं उनकी हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा क्या है, जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इक्विटी को प्रमोट करते हैं। कैसे जेंडर इक्विटी को प्रमोट करते हैं कि हमारे जो एसएचजीज हैं उसमें से 80% एसएचजीज वुमेन लेड है, तो जब जाहिर सी बात है कि जब उनको एक रोल दिया जाएगा उसमें वो प्रमुख भूमिका निभाएंगी तो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, उनका सोशल एम्पावरमेंट होता है। जब वो कोई ग्रुप चलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती हैं तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है। सोशल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की वजह से उनमें एक सेल्फ डिग्निटी क्रिएट होती है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं वो जो स्टिग्मा है ना इनइक्वालिटी वाला वो टूटता है और इस तरह वो जेंडर इक्विटी का भी काम करती है। क्यों? बिकॉज 80% ऑफ एसएचजीज आर रन बाय द वुमेन, है ना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्या कि वो सोशल कैपिटल क्रिएट करते हैं। ये हमारा किस में हो गया, सोशल में हो गया, ठीक। अब आते हैं हम लोग कि इकोनॉमिक में क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे, एट द रेट ऑफ बैंक सखी।
वो बैंक सखी के रूप में काम करके फाइनेंशियल इंक्लूजन को हेल्प करती हैं। वो बहुत सारी जो इकोनॉमिक स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की वो आम लोगों तक पहुंचाती हैं, यानी कि बैंक और सरकार और बेनिफिशियरीज के बीच में जो मिडिल मैन थे उनको साफ करके वो आम लोगों को बैंक से जोड़ते हैं, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। दूसरा मजेदार पक्ष क्या है कि जितना इन लोगों ने लोन दिया, तो देखिए जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं वो विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं, मतलब उनके पास पैसा होते देते नहीं है। ये लोग बहुत हाई इंटीग्रिटी की हैं। जितना इनको माइक्रो क्रेडिट मिला है बैंक से उसमें से 98% का इन्होंने क्या किया है, लोन रिपेमेंट रेट है इनका 98% लोन रिपेमेंट रेट है। मतलब अगर मान लीजिए कि 100 करोड़ इन्होंने बैंक से लोन दिया है तो उसमें से 98 करोड़ जो इनके जो लोन थे उसको उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो इनका जो लोन रिपेमेंट रेट है वो 98% है। इससे बैंक्स का भी हेजिटेशन दूर होगा कि यहाँ पे हम जो लोन दे रहे हैं ये हमारा एनपीए होने वाला नहीं है। ठीक, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। दूसरा, ये माइक्रो एंटरप्राइजेस को प्रमोट करते हैं। छोटे छोटे लेवल पे गांव पे ही काम धंधा शुरू करके, तो गांव के आदमी को हर छोटी मोटी आर्थिक जरूरत के लिए शहर जाके मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं है, शहर जाके मिल फैक्ट्री में काम करने की आवश्यकता नहीं है। माइक्रो लेवल पे ही उद्योग शुरू करते हैं, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस को प्रमोट करते हैं। जैसे उड़ीसा में ग्रामीण मार्ट, इन लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में ही इतना, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं शहरों में, उसी लेवल पे गांव के लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए ग्रामीण मार्ट है ना। उद्यम डेयरी, इन लोगों ने डेयरी की इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया है, तो उससे क्या हुआ कि हम एनिमल हस्बेंड्री, हमारा जो लाइव स्टॉक है वो सेक्टर भी प्रमोट हुआ, और जो फार्म के अलावा जो हमारी इनकम आनी थी वो इनकम भी थोड़ा एक्स्ट्रा हो गई। तो हमारे जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है उनके लिए इनकम डाइवर्सिफिकेशन का भी काम हो रहा है कि इन केस किसी कारण से फसल खराब हो जाती है तो अगर आप दुग्ध उद्योग में लगे हुए हैं, पशुपालन उद्योग में लगे हुए हैं, तो आपकी इनकम एकदम जीरो नहीं हो पाएगी, है ना। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस जैसे ग्रामीण मार्ट हो गया, उद्यम डेयरी हो गया, जैसे एक एग्जांपल लिज्जत पापड़ का है। तो हालांकि लिज्जत पापड़ एक एसएचजी की तरह ही है, और जैसे लिज्जत पापड़ का महाराष्ट्र में चलता है, ऐसे ही महाराष्ट्र की महिला भी मैं केस स्टडी में आऊंगा, उनका भी ये पापड़ का ही काम है। मैंने यहीं पे कहीं लिखा हुआ है, ये लक्ष्मी अमोल सांडे महाराष्ट्र की हैं, ठीक है, थाने डिस्ट्रिक्ट की हैं शायद। इनका भी पापड़ का बिजनेस है, मतलब इन्होंने एसएचजी के माध्यम से पापड़ का बिजनेस शुरू किया और जब उसमें सफलता मिली तो और भी बहुत सारे काम किए। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, है ना। बहुत बहुत बड़े स्तर पे एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो रहा है। डायरेक्टली देखा जाए तो 1 करोड़ और इनडायरेक्टली देखा जाए तो 14 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं हमारे कौन, वुमेन लेड एसएचजीज, है ना। जैसे इसमें मैं आपको कुछ नाम अगर बताऊं तो इसमें मीना मांझी हैं, ये छत्तीसगढ़ की हैं, ये ब्रिक्स बनाने का काम शुरू किया इन्होंने। और सोचिए, बड़े से बड़ा व्यापारी भी जब बहुत एफिशिएंसी लाता है अपने काम में तब उसको 15% 20% मार्जिन मिलता है। इनका जो मार्जिन है वो 30% है। जैसे ये एक ईंट, इन लोगों के ग्रुप के द्वारा जो ईंट बनाया जाता है वो 3 रुपए का एक ईंट है, और इनके बनाने की लागत आती है 2 रुपए। सारा खर्च 2 रुपए में, 1 रुपए प्रॉफिट, तो 3 रुपए में से 1 रुपए प्रॉफिट, यानी 33% का प्रॉफिट आ रहा है ना। कि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि बीच से सारे मिडिलमैन समाप्त हो गए, सीधे लोग ही कर रहे हैं, और इतना एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होता है वो नहीं है, और जो फालतू के खर्च होते हैं उसको उन्होंने मिनिमाइज कर दिया, क्योंकि सारे काम वो लोग मिलके ही करते हैं, है ना। तो हमने क्या देखा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, जिसका एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, मीना मांझी जो है छत्तीसगढ़ की, वो ब्रिक्स फार्मिंग का काम करती हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, और इससे 14 करोड़ फैमिलीज इनडायरेक्टली जॉब पाती हैं, ये भी हो गया। ठीक, फिर सेविंग्स हमने कहा 47,000 करोड़ की सेविंग किया इन लोगों ने। ये ऐसे क्या हो रहा है कि हमारा पैसा जो है, मनी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, क्योंकि अब उसमें क्या रही है, मोमेंटम आ रहा है, उसकी यूटिलिटी हो रही है। फिर पीयर लेंडिंग, सबसे बढ़िया तरीका है कि उधारी के लिए हमेशा बैंक का मुंह नहीं ताक रहे हैं, क्योंकि इन्हीं ग्रुप के लोग ही आपस में से अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं, उसको एक पूल बनाते हैं, और उसमें सरकार भी उस मैचिंग ग्रांट से हेल्प कर देती है, और उसी से वो लेंडिंग कर देते हैं। तो पीयर लेंडिंग का ये बहुत बढ़िया एग्जांपल हो गया। तो ये हमने देख लिया इनका रोल क्या है। अब आते हैं कि सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए। तो पहला हम क्या देखते हैं, राष्ट्रीय महिला कोष। राष्ट्रीय महिला कोष में क्या हुआ, राष्ट्रीय महिला कोष में ये किया गया कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, है ना, जैसे अभी हम लोग इंडिविजुअल होते हैं तो बैंक में जो हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक वाले उसको एसबी जनरल बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में। तो ये जो राष्ट्रीय महिला कोष है, इसने जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको अलाउ किया कि आप ये जो एसएचजीज हैं इनके एसबी जनरल अकाउंट खोलें। जब उनका बैंक में अकाउंट होगा तो लेन देन में सुविधा होगी। तो राष्ट्रीय महिला कोष ने क्या किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया,
और सेल्फ हेल्प ग्रुप के एसबी जनरल अकाउंट अलाउ किए पीएसबीज को पब्लिक सेक्टर बैंक के आप ओपन करें। फिर आता है एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट, है ना, कि जो एसएचजीज हैं उनको बैंक से कैसे लिंक किया जाए, ये प्रोजेक्ट भी है। तो इसमें जैसे ये हो गया आपका एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो एक तो इनकी फंडिंग अपने मेंबर से हो रही है, तो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पे आप फाइनेंशियल इंटीग्रेशन लिख सकते हैं कि मेंबर्स के द्वारा जो कलेक्ट किया गया फंड है उससे वो एक दूसरे को लेंड कर रहे हैं, है ना। और दूसरा क्या हो गया कि इन्हीं की सेविंग का यूज भी कर रहे हैं, तो दोनों तरह का ये इसमें रिलेशन हो गया। दूसरा, एनजीओस के थ्रू क्या करते हैं, एनजीओस के थ्रू ये अपने एनजीओस को मदद भी करते हैं और एनजीओस के थ्रू अपना नेटवर्क भी बढ़ा